Very good morning to one and all. So today I am going to present on the topic Consumer Protection Act. So before we'll start what is Consumer Protection Act, consumer के क्या rights होते हैं, पहले हम समझते हैं कि consumer होते कौन है. So consumer refers to any individual or household that use goods and services generated within the economy. अगर कोई भी इंसान कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय कर रहा है और उसको खुद यूज कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो इंसान कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाता है. कोई भी इंसान अगर कोई प्रोडक्ट को बाय कर रहा है और उस प्रोडक्ट को वो खुद कंज्यूम ना करके किसी और को बेच रहा है, then that person will not be known as consumer. So consumer is defined as someone who acquires goods or services directly for direct use or ownership rather than for resale. For example, अगर आपके फादर आपके लिए एप्पल खरीद के लाते हैं या कुछ चॉकलेट खरीद के लाते हैं एंड वो आपको देते हैं, तो आपके फादर खुद भी कंज्यूमर बन जाएंगे एंड क्योंकि आप उस एप्पल या फिर उस चॉकलेट को कंज्यूम कर रहे हो तो आप भी उस केस में कंज्यूमर बन जाओगे. So this is consumer. Now what is the concept of consumer protection? तो consumer protection का मतलब क्या होता है? Consumer protection का मतलब in simple words safeguarding the interest and rights of consumer. So अगर किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट या राइट्स को सेफ गार्ड किया जा रहा है, then that means that it is कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो अगर कोई मेजर अडॉप्ट किए जा रहे हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस बाय द बिजनेस, ताकि उनकी जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको स्पीडी सॉल्व किया जा सके, इन स्पीड सॉल्व किया जा सके, then that thing is consumer protection. Now we will see what is Consumer Protection Act. Consumer Protection Act 1986. ये 1986 के बाद प्रोविजन 2019 का भी आया है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि 1986 एंड 2000 में क्या डिफरेंस था, प्रोविजंस में इनके क्या डिफरेंस आया था. For right now we will study about Consumer Protection Act 1986 only. The provision of the act came into force with effect from 15th of April 1987. So Consumer Protection Act imposes strict liability on manufacturer in case of supply of defective goods by them. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगा दी गई थी ताकि वो कोई भी डिफेक्टिव गुड्स को सप्लाई ना करें और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म ना पहुंचे. So now we'll see what is the history of Consumer Protection Act. So Consumer Protection Act लोकसभा में पास हुआ था on 9th December 1987. राज्यसभा में देन ये पास हुआ था 10th December 1986 and presented by President of India on 24th December 1986 and finally was published in the Gazette of India on 26th December 1986. So सबसे पहले लोकसभा में 9 दिसंबर को पास हुआ, then 10 दिसंबर को राज्यसभा में आया, then President of India ने 24 दिसंबर 1986 को इसको प्रेजेंट किया and 26 दिसंबर 1986 को it was published in Gazette of India and 15th of April 1987 को ये 15th इफेक्ट में आ गया था, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है on 15th April 1987 it came into force. Now what are the objectives of Consumer Protection Act? First one is to protect the consumer from abuse, to provide a venue of grievances, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपने grievances या रिड्रेसल या कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं, and to ensure a better quality of living by improving the quality of consumer product and services. अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर्स पे लाइबिलिटी लगा दी जाएगी कि अगर आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट कंज्यूमर को देते हो तो आपके ऊपर काफी सारी लाइबिलिटी या पेनल्टी लगाई जाएगी, तो ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे कंज्यूमर के लिए वो क्वालिटी अच्छी में बनेंगे और इससे कंज्यूमर की स्टैंड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाएगी. Now we'll see what are the importance of Consumer Protection Act. First one is unorganized consumer. So India एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें कंज्यूमर जो है वो ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं है. केवल कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स पावर एंड राइट टू दीज ऑर्गेनाइजेशन एज दीज organization can file a case on behalf of us
कस्टमर। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट या पावर्स को प्रोटेक्ट करती हैं उनको पावर प्रोवाइड करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के बिहाफ में केस को फाइल कर सके, क्योंकि नॉर्मली कंज्यूमर जो होता है वो डरा हुआ होता है कि मेरा पैसा ज्यादा खर्च ना हो जाए, या फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, कौन इतना माथापच्ची करे, कौन जाके वहां पे कोर्ट में जाके फाइल करे कंप्लेन, फिर वो बुलाएंगे, फिर जाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो इन सबको हेल्प करती हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर इग्नोरेंस. It spreads awareness so that consumer can know about various redressal agency where they can approach to protect their interest. इसके थ्रू कंज्यूमर को काफी नॉलेज मिलती है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं कि उनको अगर कोई भी माल प्रैक्टिस या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का उनको सामना करना पड़ा है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उनको हेल्प कर सकती हैं कंप्लेन फाइल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. सो कंज्यूमर जो है वो काफी सारे एक्सप्लॉयटेशन से गुजरता है क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करता है टू चीट एंड एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है वो प्रोवाइड और सेफ गार्ड करता है कंज्यूमर फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन. So now we'll see what are the need of Consumer Protection Act. So first one is social responsibility. जैसे कि social responsibility आजकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो उनको अपनी जितनी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पूरी करनी पड़ेगी. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी वन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो किसी भी बिजनेस को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस. The consumer are becoming more mature and conscious about their rights against the malpractices by business. There are many consumer organizations and associations who are making effort to build the consumer awareness. Next one is consumer satisfaction. जैसा कि महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि अपने कस्टमर को आप गॉड की तरह ट्रीट करो. Treat your customer as God, because consumer satisfaction is the key for success of business. अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका एक कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड हुआ वो दूसरे कंज्यूमर को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, एंड ये चेन चलती चली जाएगी एंड आगे चल के आपकी बिजनेस की रेपुटेशन या गुडविल डाउन होती चली जाएगी. इसी की तरह इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलें, तभी यू कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. रिसोर्सेज आर सप्लाइड बाय द सोसाइटी. जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं, और सोसाइटी का हर इंसान एक कंज्यूमर होता है. Okay, so they merely the trustees of the resources and therefore they should use such resources effectively for the benefit of society, which include consumer. Now we will see what are the consumer rights and what are the rights we can exercise as a consumer. ये rights हर consumer को पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं. So first one is right to safety. So right to safety means to protect against the marketing of goods or the provision of services that are hazardous to health and life. अगर कोई भी प्रोटेक्ट किसी भी ह्यूमन की लाइफ को खतरा पहुंचा सकता है तो हर कंज्यूमर को ये राइट होता है कि उसके पूरे के पूरे सेफ्टी फीचर्स को वो जान सकता है. Okay, next one is right to information. If a consumer wants to get any information, then he has right to get all the information. और ये right इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी misleading advertisement या फिर dishonest advertisement या फिर misleading labeling से कोई भी consumer influence होके वो product को ना buy करे. Next one is right to choice. सारे के सारे consumer के पास ये choice होती है कि वो अपने जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं, किसी का भी इन्फ्लुएंस उनके बाइंग बिहेवियर पे नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज राइट टू रिप्रेजेंटेशन, टू एक्सप्रेस कंज्यूमर इंटरेस्ट इन द मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. नेक्स्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर किसी कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट को फाइल करना है देन he or she can seek redressal and he or she also can get compensation for any misinterpretation or unsatisfactory services. Next one is right to consumer education.
So consumer has full right to acquire the knowledge and skill necessary to be informed consumer. नेक्स्ट इज राइट टू बेसिक नीड. हर कस्टमर को ये राइट होता है कि वो बेसिक नीड को एंजॉय कर सके. जैसे कि हमने एक कहावत सुनी थी कि जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो ऐसे ही फॉर सर्वाइवल वी नीड क्लोथ, वी नीड फूड एंड वी नीड शेल्टर. बट जैसे जैसे स्टैंड ऑफ लिविंग लोग का बढ़ता चला जा रहा है, देन उस केस में हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सैनिटाइजेशन का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है. लास्ट वन इज राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट और हेल्थ इन्वायरमेंट. हर कंज्यूमर को ये राइट होता है कि जहां पे भी वो लिव कर रहा है, जहां पे भी वर्क कर रहा है, वहां का इन्वायरमेंट हेल्दी हो, वो इन्वायरमेंट उसके लिए थ्रेटनिंग या फिर डेंजरस ना हो. Now these were the consumer rights which are given by the government to us. ये सब हमको rights जो है वो मिले हैं, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है towards ourselves. एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कैविएट एम्प्टर. इसका मतलब होता है लेट बायर बी अवेयर. बायर जब भी कोई प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाता है, तब उसको खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो ऐसे ही कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि उसको खुद फुलफिल करनी पड़ेंगी. वो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स. अगर कंज्यूमर के लिए राइट्स बनाए गए हैं, तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन राइट्स को वो एक्सरसाइज करे अगर वो किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अनसेटिस्फाइड है. तो नेक्स्ट वन इज कॉशियस कंज्यूमर. जब भी कंज्यूमर किसी भी सेलर के पास जा रहा है, तो उसके वर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करे. वो अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अपनी स्किल या फिर अपनी नॉलेज को थोड़ा सा वहां पे यूज करके और फिर वो प्रोडक्ट को बाय करे. नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस. जब भी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हैं एज अ कंज्यूमर, हमेशा आप चेक करें कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं. अब क्वालिटी को कैसे चेक किया जा सकता है? तो ISIR मार्क को चेक कर सकते हैं, एग मार्क को चेक कर सकते हैं. अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ISO मार्क को चेक कर सकते हैं, या वूल मार्क को चेक कर सकते हैं. तो ये सारे मार्क्स अगर आपके प्रोडक्ट में है, तो इसका मतलब है यू कैन रिलाई ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. उसकी क्वालिटी पे आप रिलाई कर सकते हैं. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. अगर आपने छोटे से छोटा प्रोडक्ट बाय किया है, हमेशा आप कैश मेमो के लिए इंसिस्ट करो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कोई एविडेंस वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ा, तो सबसे पहले दे विल आस्क फॉर कैश मेमो. ये एक एविडेंस ऐसा है जो कि आपको हेल्प करेगा कंप्लेन फाइल करने में. एज अ एविडेंस ये यूज हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज फाइलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ ए जेन्युइन ग्रीवियंसेस. आप एज अ कंज्यूमर जेन्युइन ग्रीवियंसेस के लिए ही कंप्लेंट्स को फाइल करें. आलतू फालतू की चीज जिसमें आपकी गलती है, एज अ कंज्यूमर आपने खुद उसमें गलती कर दी है, ऐसी चीजों के लिए आप कंप्लेन फाइल ना करें. ये एज अ कंज्यूमर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू फाइल अ कंज्यूमर, हाउ टू फाइल अ कंप्लेन. सो पहली बात आती है फाइल कौन कर सकता है कंप्लेन को. तो ओनली अ कंज्यूमर can file a complaint. So anyone who buys goods or hires services for some value, मतलब consideration होना जरूरी है, then only he or she can file complaint. अब कब क्यों फाइल कर सकता है? अगर किसी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर ने उसके साथ कोई फॉल्स एक्टिविटी करी है, या फिर उसके पास जो गुड्स आए हैं वो डिफेक्टिव गुड्स आए हैं, तो he or she can file a complaint. कितने पीरियड तक फाइल कर सकते हैं? जब भी आपने गुड्स को बाय किया है, उसके विद इन 3 months ऑफ परचेज यू कैन फाइल दी कंप्लेंट. इफ सम टेस्टिंग ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड, अगर कोई गुड्स जो है उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए पहले टेस्ट करना पड़ता है, देन इन दैट केस उनके लिए 5 months का टाइम पीरियड रहता है कि जब आपने बाय किया है उसके बाद टेस्ट करने के बाद 5 months का टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है. अगर आप 3 months या 5 months के बाद कंप्लेन को फाइल करते हो, तो आपकी कंप्लेन वो अप्रूव नहीं की जाएगी और आगे बढ़ेगी नहीं वो कंप्लेन. Now the question arises where we can file complaint. So we can file complaint in district forum, state commission और national commission. ये जो limitation मैंने लिखी हुई है, this is according to Consumer Protection Act 1986.
सॉरी 2019 के हिसाब से जो लिमिटेशन है वो चेंज हो गई है, वो हम डिस्कस कर लेंगे क्या चेंजेस आ गया है। सो अगर आपको सबसे पहले बेसिक अगर कहीं पे आपको जाना है अपनी फाइल कंप्लेंट कर लिए तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओ। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नेशनल स्टेट कमीशन में जा सकते हो आफ्टर डिपॉजिटिंग सम अमाउंट, एंड अगर आप स्टेट कमीशन में भी उसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो देन यू कैन अप्रोच टू नेशनल कंज्यूमर ऑल्सो। नाउ विल सी हु आर नॉट कंज्यूमर, यानी कि कौन कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता है। सो पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, ये फाइल नहीं कर सकते हैं। पर्सन हु यूज गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर, वो भी कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई भी कंज्यूमर या पर्सन जो कि गुड्स को हायर करता है, सर्विस उसकी इंजॉय करता है, अवेल करता है, लेकिन उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करता, देन ऑल्सो ही और शी ऑल्सो कैन नॉट फाइल द कंप्लेन। नाउ वी विल सी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 के प्रोविजन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि रेगुलेटर कौन इसको रेगुलेट करेगा। सो इन 1986 there were no separate regulator, whereas 2019 में एक अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर दिया गया है जिसको बोला गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, और ये फॉर्म कर दी गई है जो कि जितने भी कंज्यूमर राइट्स हैं उन पे पूरी की पूरी ये नजर रखती है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर कोर्ट। तो अगर किसी को फाइल करनी है कंप्लेन तो वो कहाँ पे फाइल कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू 1986 जहां पे सेलर का ऑफिस है वहीं पे कंप्लेन फाइल हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2019 कंज्यूमर जहां पे भी चाहे वहां पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लायबिलिटी। So there was no provision in 1986. There was no provision, and consumer could approach a civil court, but not consumer court. Whereas 2019 में consumer can seek compensation. उसको अगर कोई भी harm caused हुई है by the product और services, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने कुकर बाय किया और कुकर बाय करने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम उसको यूज किया एंड वो ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से मेरे को स्किन में काफी ज्यादा पूरा जल गया और उससे मैंने काफी ट्रीटमेंट कराया, मेरा पैसा खर्चा हो गया। तो इन दैट केस आई कैन आस्क फॉर कंपनसेशन कि मेरे को इतना हार्म हुआ, उससे मेरे को खर्चा हुआ, नाउ प्लीज गिव मी दिस अमाउंट। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी इज देयर इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नाउ विल सी व्हाट आर द लिमिटेशन। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर फाइल करनी है कंप्लेन तो 20 लाख तक की लिमिटेशन थी कि अगर आपका प्रोडक्ट 20 लाख रुपीस का अमाउंट का है, वैल्यू का है, देन यू कैन फाइल कंप्लेन ऑन डिस्ट्रिक्ट फोरम। वेयरएज अब लिमिटेशन जो है वो 1 करोड़ तक चली गई है। स्टेट कमीशन के लिए 20 लाख टू 1 करोड़, बट नाउ इट इज 1 करोड़ टू 10 लाख। एंड इफ यू वांट टू फाइल कंप्लेन इन नेशनल कमीशन देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी अबव 1 करोड़, बट नाउ इट इज अबाउट 10 करोड़। सो ई कॉमर्स के लिए क्या प्रोविजन, पहले कोई भी प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स के लिए, वेरएज जैसे नॉर्मल डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे प्रोविजन जो है वो ई कॉमर्स के लिए एक्सटेंड हो गए हैं। मीडिएशन सेल जो है वो 86 में अवेलेबल नहीं था, वेरएज अब जो है एक मीडिएशन सेल भी, मीडिएटर भी अवेलेबल हो गया इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सो आई गेव प्रेजेंटेशन ऑन हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंज्यूमर की कौन से राइट्स हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इन प्रोविजंस ऑफ Consumer Protection Act 1986 and 2019. Thank you very much.